गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फिजिक्स क्रिएटर्स। माय नेम इज मानसी भारद्वाज और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। तो पहले हम देखते हैं कि चार्जेस रियल में क्या होता है। देखो, जब हम क्या करते हैं विंटर के सीजन में, जब स्वेटर यूजुअली विंटर के सीजन में स्वेटर को निकालते हैं और जब पहनते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ वॉल्यूम सुनाई देती है और साथ में हमें कुछ स्पार्कलिंग फील होता है। और या फिर जब हम किसी मेटालिक बॉडी को टच करते हैं ऑब्जेक्ट को तो क्या होता है, हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं। जब हम किसी न्यूट्रल बॉडी को टच करते हैं तो क्या होता है, सारे के सारे चार्जेस उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं। तो चार्जेस का ट्रांसफर होने के कारण हमें इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। ठीक है, तो वही क्या होता है, एक तरीके से चार्जेस होता है। और ऐसा होता है, देखो जब हम विंटर के सीजन में ऐसे देखते हैं, जब हम ड्राई हेयर को करते हैं ना, कोम करते हैं, तो वो जो ड्राई हेयर है कोम से ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही क्या है, ये भी क्या है, चार्जेस है। ठीक है, और देखो क्या होता है कि जो हमारे जो रोड होते हैं ना, रोड पे जो हमारे कार और जो मेटालिक ऑब्जेक्ट होती है बड़ी बड़ी, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, जब वो आपस में जब ऐसे टच क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। ठीक है, उस फ्रिक्शन के कारण कई बार वो फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि उसमें चार्जेस इतने ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, उन चार्जेस के कारण उनके बीच में स्पार्कलिंग हो जाती है। ठीक है, तो स्पार्कलिंग होगी तो क्या होगा, उस स्पार्कलिंग के कारण देखो कई बार, क्योंकि हमारे रोड पर जो ऑयल के टैंकर्स भी जाते हैं, उन स्पार्कलिंग के कारण उन ऑयल्स के टैंकर में बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो उस हमने देखा है कई बार कि जो ऑयल के टैंकर्स होते हैं उनके पीछे क्या होता है, एक मेटालिक जो आयरन की वो क्या होती है, एक चेन ड्रैग करती हुई जाती है कि सारा का सारा जैसे स्पार्कलिंग के कारण यानी फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज प्रोड्यूस हो सारा का सारा अर्थ में चला जाए और कोई हार्म ना हो। ठीक है, और दो न्यूट्रल बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज प्रोड्यूस होता है ना, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स द विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। मतलब जो चार्ज रेस्ट में है उनको जो बताए वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखो चार्ज, जो चार्ज होता है क्यू, उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसका जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की, वो क्या होती है, कूलॉम। ठीक है, और जो कूलॉम जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी सिर्फ हमें वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगी, डायरेक्शन नहीं बताती। ठीक है, तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो हमारे जो बुक्स में कई बार डेफिनेशन गिवन होती है कि चार्ज इज ऑलवेज कम्स विद मास। ऐसा क्यों होता है, देखो चार्ज हमारा जो चार्ज है वो हमेशा मास के साथ वेरी करता है। ठीक है, देखो कैसे, देखो वन जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना होता है, वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ये होता है। अब देखो जब मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन जब एटम ऑर्बिट के अंदर जब रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो क्या उसका देखो ये जो चार्ज है, ठीक है, उसका जो मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये होता है उसका मास। जब वो इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्व करता है, क्या उसका मास कम होता है, नहीं होता, ना ही उसका चार्ज, यानी हमारा जो चार्ज है वो ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज जो है हमेशा मास के साथ रहता है। ठीक है, तो चार्ज इसका हमेशा ये रहेगा और मास इलेक्ट्रॉन का ये रहता है। जैसे प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ये प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सेम रहता है, बस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो रिवॉल्व करने में उसका मास वेरी, उसका जो चार्ज है वो वेरी नहीं करता। ठीक है, अब देखो जो चार्ज और मास है, ठीक है, तो देखो चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है, पहले ये देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। सबसे पहले देखो चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज हमारी क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। देखो यहाँ पे आएगा चार्ज और यहाँ पे लिख देते हैं मास। ठीक है, देखो चार्ज में क्या होता है, हमें पता है कि चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या कभी ऐसा सुना है कि -5 kg -10 kg, तो मास क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो जो ये चार्ज है, ठीक है, जो ये चार्ज है, ये तो पहला था, ठीक है, ये पहला। अब ये सेकंड करते हैं कि जो चार्ज होता है ना वो स्पीड पे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्योंकि देखो मास जो होता है ना, मास वो स्पीड के साथ
वेरी करता है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को बताया था ना कि वो उसका जो चार्ज था एज इट इज था, तो वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक इलेक्ट्रॉन जैसे रिवॉल्व कर रहा था, फिर भी उसका मास इतना ही था 9.1 × 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो क्या कहता है, सेकंड इसकी क्या है कि चार्ज है और इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्पीड, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये जो मास होता है ये क्या करता है, ये स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो जो स्पीड पे डिपेंड करता है, जो मास हमारा होता है, मास ये क्या होता है, m = m0 √1 - का v²/c²। ये जो रिलेशन होता है इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो मास है स्पीड के साथ वेरी करता है। ऐसा क्यों हुआ, देखो हमें पता है कि जब हम मोशन में होते हैं, मान लिया कि एक पोजीशन में तो हम खड़े हैं और दूसरी पोजीशन में दूसरा कोई मान लिया वो भाग रहा है, ठीक है, रन कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो वो भाग रहा है उस कंडीशन में उसका मास होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मास इज इंक्रीज विद स्पीड, तो मास जो है स्पीड पे डिपेंड करता है। यहाँ से अगर मान लिया स्पीड लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ होती है, और हमारी स्पीड इससे तो कम ही होगी, लाइट से तो कम ही होगी, तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आएगी 1 से कम आएगी, यानी हमारा जो मास है रेस्ट मास के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो चार्ज वो मास है वो ऑलवेज डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो इंक्रीज करता है स्पीड के साथ, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो मास भी इंक्रीज होता है, और रेस्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उसका जो मास होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये चार्जेस के बारे में थी, चार्जेस और मास के बीच में डिफरेंस था, ठीक है। अब देखो देखते हैं कि चार्ज जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। चार्ज हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। ये 2 चार्जेस होते हैं और हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब हम बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में 2 डेफिनेशन आती है। एक तो ये आती है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये हमारी पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या आती है कि जो टोटल चार्ज होता है ना इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम यूज करेंगे तो टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमारी सेकंड डेफिनेशन आती है। तो इसका देखो एक एग्जांपल लेके बताते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का। मान लिया यहाँ पे हम +4 चार्ज ले, ठीक है, यहाँ पे हम मान लिया +2 चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे हम -2, यहाँ पे हम -1 चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं +3 चार्ज, यहाँ पे हम मान लेते हैं +4 चार्ज, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें कितना चार्ज होगा, क्योंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज करना है कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर सारा का सारा चार्ज क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, वो चार्ज इज कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे जब हम यूज करेंगे Q1 + Q2 + Q3, वो किसके इक्वल आएगा, मान लिया इसको Q1 डैश मान लेते हैं, इसको Q2 डैश, इसको Q3 डैश, Q1 डैश हो गया। अब यहाँ से 4 + 2 और -1, यहाँ से टोटल चार्ज कितना आया इसके ऊपर, 5 + 2 यानी 6 में, यानी यहाँ पे चार्ज आया 5। यहाँ पे हमें देखो 4 3 कितने हो गए, 3 + 4, और यहाँ पे कितना आना चाहिए कि हमारे पास 5 आ जाए, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए -2। तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा कि हमारा टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे 5, तो सेम हमारे पास दोनों तरफ क्या हो जाएगा, सेम चार्जेस, यानी हमारे कंजर्वेशन ऑफ जो चार्जेस है उसकी डेफिनेशन प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो हमारे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है इसका जो हम यूज करते हैं, इसका जो यूज है हमारी न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ना उनमें यूज किया जाता है। जैसे मान लिया जब हम थ्योरियम का ट्रांसफॉर्मेशन या थ्योरियम का अल्फा डीके करते हैं,
ठीक है, सॉरी यूरेनियम का अल्फा डिके करते हैं तो हमें क्या मिलता है, थोरियम मिलता है, साथ में उसका कंजर्व्ड मास मिलता है। ठीक है, देखो उसका एक एग्जांपल बताते हैं। जब हम यूरेनियम का क्या करेंगे, ये अल्फा डिके करेंगे, यूरेनियम 92 टू 238, जब हम इसका डिके करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थ्योरियम। ठीक है, थ्योरियम का 90 टू 234 प्लस साथ में क्या मिलेगा, हीलियम 224। अब देखो इसमें टोटल चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट है टोटल चार्ज, यहाँ पे 90, यहाँ पे 238, यहाँ पे 90, देखो 92 और यहाँ पे 234, तो टोटल चार्ज क्या है यहाँ पे, कंजर्व। तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है उनका यूज किस में किया जाता है, जो हमारी न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब हम डिके करवाते हैं, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज, सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो पहले देखते हैं कि क्वांटाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्वांटाइज्ड। ठीक है, देखो क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। देखो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट वो एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो, वो हमारी क्या होती है, क्वांटाइज्ड। ठीक है, जैसे मान लिया अगर हम डस्टर को लेने जाए, मार्कर को लेने जाए, तो क्या होगा, हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलेगा, या तो 1 मिल सकता है या 2 मिल सकता है, यानी हम किसी बॉडी को एक फिक्स्ड अमाउंट में चार्ज दे सकते हैं। जैसे मान लिया कि हम +1 ई चार्ज ही दे सकते हैं, -1 ई चार्ज, यानी इसकी डेफिनेशन आएगी कि हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए। ठीक है, या यहाँ पे +2e दे सकते हैं, यहाँ पे -2e दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से हो जाएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि हमें जो चार्ज होता है वो बॉडी को हम चार्ज एक फिक्स्ड अमाउंट में दे सकते हैं, हमें उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब देखो इसमें 2 डेफिनेशन आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में। पहली डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये वो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, ये वो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जो दूसरे चार्जेस पर इंडिपेंडेंट होता है। इससे छोटे भी चार्जेस होते हैं, क्वार्क्स जैसे हो गए, ठीक है, वो इनसे छोटे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये जो हमारा चार्ज होता है ये वो स्मॉलेस्ट चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसको जो क्या है, इंडिपेंडेंट होता है दूसरे चार्जेस के। ठीक है, ये हमारी पहली डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कि चार्ज ऑन एन बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 यूनिट, यानी Q इज इक्वल टू +-NE, यानी जो चार्ज होता है ऑफ एन बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके, 1 यूनिट, चार्ज ऑन एन 1 यूनिट। यानी ये जो Q है ये क्या है, चार्ज ऑन एन बॉडी। ठीक है, चार्ज ऑन बॉडी मतलब कोई भी बॉडी जो ले रहे हैं उसके ऊपर चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे E क्या हमारा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये है, एक वो हमारा क्या है, चार्ज ऑन एन बॉडी, प्लस जो n है वो हमारा क्या है, इंटीजर, और जो E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है। अब इसका देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें जो चार्ज होता है ना, हमें उसकी इंटीजर वैल्यू चाहिए, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया एक एग्जाम्पल लें कि एक बॉडी को, कोई बॉडी है, क्या इतना चार्ज उसको अवेलेबल होगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻, मान लिया 6 मान लेते हैं, क्या एक बॉडी को हम इतना चार्ज दे सकते हैं? ये क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। किसी बॉडी है उसके ऊपर इतना चार्ज हम दे सकते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू NE। ये फॉर्मूला लगा देंगे। Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है, 1.8 इंटू 10⁻6। यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी और E कितना होता है, नीचे आ जाएगा, इस तरफ कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹। जब इसको हम सोल्व करेंगे 10 बाई मतलब 10 ये जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे देखो जब हम 18 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमें उसकी इंटीजर वैल्यू चाहिए।
चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी जो इंटीजर वैल्यू चाहिए, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए। तो देखो क्या ये इंटीजर आया पॉइंटों में? नहीं, ये डेसिमल आया तो इंटीजर नहीं हुए। तो यहाँ यानी इतना चार्ज हम बॉडी को नहीं दे सकते। हम बॉडी को कितना चार्ज दे सकते हैं? जब हमारे पास कोई इंटीग्रल वैल्यू आए, ठीक है, यूनिट चार्ज की, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्जेस, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम चार्जिंग ऑफ वेव्स, कि हम किसी बॉडी को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, चार्जिंग ऑफ वेव्स, वेव्स ऑफ चार्जिंग, वेव्स ऑफ चार्जिंग, यानी एक बॉडी को हम कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहला तो आता है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो कंडक्शन में कैसे चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई जो बॉडी कांटेक्ट में हो, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक बॉडी एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमने कोई न्यूट्रल बॉडी ले ली, ठीक है। जब हम इसको इसके साथ कांटेक्ट में रखेंगे, मान लिया दूसरा हमने यहाँ पे इसको इसके साथ कांटेक्ट में रख दिया, यानी टच करवा दिया इसके साथ, ऐसे यहाँ पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। इसके बाद क्या हुआ, ये जो आया, ये जो जब हमने इनको सेपरेट किया तो इस बॉडी ने इसको चार्ज कर दिया था। यही हमारा क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। यानी दो बॉडी को हम कैसे रखेंगे? टच में, कांटेक्ट में रखेंगे, जब ये बॉडी इसको चार्ज अप कर देगी, ठीक है। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसके बाद हम करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकंड वे है ये चार्जिंग करवाने का किसी भी बॉडी को, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन देखो, इंडक्शन मतलब दो बॉडीज को बिना कांटेक्ट में, मान लिया हमने ये कोई बॉडी ली, ठीक है, और यहाँ पे कोई अनदर बॉडी ले ली। हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि हमने मान लेते हैं कि हमें इस बॉडी को क्या करवाना है? पॉजिटिवली चार्ज करवाना है। यहाँ पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मान लेते हैं, हमें इसको पॉजिटिव चार्ज करवाना है, दूर रखेंगे तो क्या होगा? ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसमें क्या होगा? एटम होंगे, एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देंगे? रिपेल करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये बॉडी हमारी क्या होगी? पोलराइज, पोलराइज होगी, लेकिन है भी न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो हम क्या करेंगे? हमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की चाहिए, दूसरी एक अनदर बॉडी ले आते हैं, ठीक है, वो भी क्या है? न्यूट्रल। इसको भी हम कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडक्शन में है, कांटेक्ट में नहीं रह सकते, बिल्कुल पास रखेंगे तो क्या होगा? इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। हमें बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करवाना था, जब हम इनको थोड़ा दूर करके रखेंगे तो हमें जो है बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा इस तरीके से, इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से फुली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अगर मान लिया हमें इसको एक बॉडी सेपरेट करना है, इसको मतलब पूरा फुली पॉजिटिव चार्ज उससे भी ज्यादा चाहिए इंटेंस, तो क्या करेंगे? इसको अर्थिंग करवा देंगे, ठीक है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? अर्थ हमारी क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है चार्जेस की, ठीक है। सारा का सारा चार्ज अपना जो है वो हमारी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ, ठीक है। तो उसका जो हमने शुरू में जो एग्जांपल बताया था ना कि जो हमारे ऑयल टैंकर होते हैं उनके पीछे जो चेन ड्रैगिंग करती हुई जाती है, उसका यही रीजन होता है, ठीक है। सारा का सारा जो चार्ज प्रोड्यूस होगा ना फ्रिक्शन के कारण, वो सारा अर्थ में चला जाता है, ठीक है। इसलिए जो ऑयल के टैंकर्स में कोई हार्म नहीं होता। तो अर्थिंग में यही होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज की जब अर्थिंग करवा देंगे तो सारा का सारा चार्ज इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे ये बॉडी हमारी फुली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन के अलावा हमारे पास एक और वे है चार्जिंग करवाने का बॉडी को, दैट इज अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग करवा सकते हैं। तो जो हमारी जो होम अप्लायंस होती है ना, जैसे प्रेस होती है, ठीक है, और जो ट्रांसफार्मर होते हैं बिजली वाले, उनमें भी अर्थिंग यूज की जाती है, सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है, ठीक है। इसलिए जो हमारी थर्ड थी वो क्या है? अर्थिंग, ठीक है। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।